अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मद्दे मुकाबिल में आपको वेलकम करते हैं। मैं आमिर मतीन हूँ, मेरे सदर ऑफ क्लासरा हैं और हमारे पास साथ में होंगे साबिक आईजी शुएब सडल साहब, जिनसे हम तालीम हासिल करेंगे कि ये जो ऑडियो लीक्स चल रही है इनसे ज़्यादा इस पर कोई मेरा नहीं ख्याल है नॉलेजेबल आदमी है, उनसे आज बात करेंगे तफसीलात। ऑडियो लीक्स के रोज़ ये इतना बड़ा कोहराम है कि ज़ाहिर है कौमी सलामती का भी मसला है, उसके बाद सियासी उसके अंदर भी कई नई लाइनें निकल आती हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने डिनाई नहीं किया उसके कंटेंट्स को। इससे पहले राना सनाउल्लाह भी कबूल कर चुके थे, मरियम औरंगज़ेब भी कर चुकी थी और वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये हमारे हक़ में जाता है। अभी इसकी मज़ीद शाखें खुल रही हैं, नज़र आती हैं और इस बात का भी इम्कान है कि मज़ीद इस तरह की वो बताई जा रही कि 8 गीगाबाइट है और वो डार्क उसके ऊपर वेब के ऊपर जो है उसकी ऑक्शन की खबरें सुन रही हैं, पता नहीं किस किस का नाम आता है, इसके मतलब भी बात करेंगे। और साथ में दूसरी बड़ी खबर है, इसहाक डार साहब आ भी चुके हैं, आने के बाद उन्होंने एज सेनेटर हल्फ भी ले लिया और उसके बाद वो वज़ीर ख़जाना भी बनेंगे। बात करेंगे कि उनके मतलब ये जो बताया जा रहा है कि वो एक चमत्कार करेंगे और ये टर्न अराउंड कर देंगे पूरी इकॉनमी को, कि मिफ्ता जो नहीं कर पाए वो क्या कर पाएंगे, कितनी हकीकत है उसके अंदर, कितना अफसाना है। और इधर से पॉलिटिकल प्रेशर भी बड़ा ज़्यादा है और दूसरी तरफ इमरान खान भी, वो रोज़ उनकी धमकियाँ जारी हैं कि ईद के बाद फाइनल जो है ना हम अपनी जलगार करेंगे, डेटें वो आगे की देते जा रहे हैं। मगर अब उन्होंने कहा जी इस दफ़ा धरना वरना नहीं होगा, ये आखिरी चीज़ होगी और उसके बाद वो इस तरह की निशानदेही कर रहे हैं कि फिर मैं गवर्नमेंट करा लूँगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। सिर्फ एक मैं ख़बर ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े किंग मेकर, जिनका रोल प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी रहा हुआ है और बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करवाने में भी है, वो अपने एक छोटे से डेलीगेशन के साथ लंदन में इस वक्त जा चुके हुए हैं और वहाँ पे समथिंग इज़ कुकिंग अप। अब ये नहीं पता कि ये वहाँ जो तैयारी हो रही है ये नवंबर की अपॉइंटमेंट की हो रही है, इलेक्शन की हो रही है, किस बात की हो रही है, बट समथिंग इज़ कुकिंग अप। मगर पहले सबसे मेरा ख्याल है हम शुएब सडल साहब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑडियो लीक्स रिलेटेड हैं, मैं क्लास साहब से कहूँगा कि आप ज़रा सडल साहब को कि पुराने, मुझसे भी पुराने वाकिफ़ है, आप शुरू करें। नहीं, सडल साहब से बड़ा पुराना एक तल्लुक़ है और इनसे बहुत सारी चीज़ें, मैं बाज़ दफ़ा किताबों पे काम कर रहा था तो सडल साहब के मैं इंटरव्यूज़ और बड़ा इनकी हॉस्पिटैलिटी से मैं फैज़ याब हुआ हूँ। घर पे मैं बुक लिख रहा था कोई उसके लिए। तो सडल साहब जो हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी ये डीजी रहे हैं इनके आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में और बड़े दबंग किस्म के PhD पुलिस अफसर है जी, बिल्कुल। इन्होंने क्रिमिनोलॉजी में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, डॉक्टर हैं, वेरी फ्यू आर हेयर अराउंड जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने की हुई और इस वक्त वो डीजी थे यहाँ पे और बड़ा इंतहाई मेरे का ट्रमाइल का टाइम था, उसमें यूसुफ गिलानी साहब थे, वो भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, कभी इन्होंने डीजी साहब ने सडल साहब ने की, उसके बाद आईजी रहे हुए हैं और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कराची में भी सर्व किया है। तो मेरा ये ख्याल था कि क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसी से रिलेटेड हैं, इसे लीकेज से, इंटेलिजेंस से, फेलियर्स हैं, कैसे हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं, जैसे आपने भी इंट्रो में कहा, तो इन्हीं से मेरा ख्याल सवाल शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें पता है आप बहुत कम आप टीवी चैनल्स पे जाते हैं, वेरी काइंड ऑफ यू सर। आप भी सर इसको बीइंग एक उसका फॉर्मर काप के इतनी बड़ी पोजीशन पे आपने काम किया, फॉर्मर उससे हट के इंटेलिजेंस ब्यूरो के आप यहाँ डीजी रहे हैं सर, आपकी क्या राय है, ये क्या कुछ हुआ है सारा ऑडियो लीक्स का, इस पर आपके ओवरऑल एक ना व्यू चाहिए पहले सर। देखें क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब, आप ख़ुद इस फील्ड को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि लीक अपनी जगह है और हमें इस लीक को एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे देखना चाहिए और आइंदा के लिए जो की ज़रूरत उन पे तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जहाँ तक देखें आजकल की जो टेक्नोलॉजी है नहीं है और हुआ है ये, लेकिन बहरहाल
ये तो जो भी इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो फिर कंक्लूड करेगी कि एक्चुअली क्या हुआ है। बट मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है उससे ये एन पॉसिबिलिटी है कि रिमोटली आपका जो सेल फ़ोन है उसको इन्फेक्ट कर लिया जाए। और इन्फेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको एक तो पता भी नहीं चलेगा और कोई क्लिक भी नहीं होगी, सिंपल कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा और उससे आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, उससे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। सो विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये जो दूसरी साइड पे whosoever is, वेदर वो कोई फॉरेन एजेंसी है या कोई फॉरेन गवर्नमेंट है या व्हाटएवर, वो आपके फ़ोन को इस तरह से इन्फेक्ट कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो तो अपनी जगह है और होना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर रिसेंट ईयर्स पे नज़र डालें तो आपके नोटिस में होगा ये कि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट, हिज फ़ोन वाज सिमिलरली इन्फेक्टेड और बाद में उन्होंने वो फ़ोन बदला और उसका बल्कि नंबर भी बदल दिया। इसी तरह जो है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ भी ये हुआ। जो स्टाफर्स थे इसके बोरिस जॉनसन के, उनके साथ भी हुआ। डिप्लोमेट्स थे यूएस के, मर्केल के साथ भी हुआ। 9-10 के करीब जो युगंडा में काम कर रहे थे उस इशू पे, उनके साथ भी हुआ। सो ये लेकिन अब इसमें इशू क्या है कि लॉट ऑफ डिस्कशन कीप्स गोइंग ऑन, और स्पेशली जो यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा बेस्ड, वहाँ ये काफ़ी शोर उठता है कि जी इसको बैन किया जाए। लेकिन जो एक रीज़नेबल सलूशन इसका लोगों को नज़र आता है, क्योंकि ये अब ट्रेड ऑफ आपने रखना है कि एक तरफ ये इशू है प्राइवेसी का, इशू है ह्यूमन राइट्स का, और दूसरी तरफ इशू है नेशनल सिक्योरिटी का। तो ऑब्वियसली इस ट्रेड ऑफ में जहां आपको नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आएगी, वहां आप नेशनल सिक्योरिटी की फेवर में अपना सर साहब, मैं माफ़ कीजिएगा आपकी कदर कलामी कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आप माजी भी सही एक्सप्लेन किया आपने और मुस्तकबिल का भी आप कह रहे हैं कि लाइफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी है। मगर हम बड़ा हाल में इंटरेस्टेड हैं कि इस दफ़ा क्या हुआ। इत्तेफाकन हम काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त रात को इकट्ठे थे, तो 2-4 चीज़ें पॉइंट आउट की जा रही थी। एक तो ये सब में कंसेंसस था कि इसको हैक किया गया है, इसको बग नहीं किया गया, क्योंकि हैकिंग के अंदर दोनों तरफ की आवाज़ आती है, बगिंग के अंदर दूसरे की आवाज़ नहीं आती। एक दूसरा ये था कि इसमें कॉमन अभी तक जितनी आई हैं उनमें कॉमन डिनोमिनेटर जो शहबाज शरीफ साहब थे कि गालबन जिससे शुबा ये होता है कि उनका किया गया है। तीसरा ये है कि ये भी एक हो रहा है कि जो ज़्यादातर कंटेंट है वो खैर वो आपका नहीं है, मैं तो टेक्निकल में आपसे इंटरेस्टेड हूँ कि मरियम बीबी के ख़िलाफ़ ज़्यादा कंटेंट आता है, तो उससे ये शुबा पड़ता है कि शायद किसी के अंदर का भी है। दूसरा जो आप बताएं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ ये अभी रिसेंटली पेगासस का भी आया है, तो ये उससे भी लिंक्ड हो सकता है। मौजूदा का इस दफ़ा क्या हुआ उस पर फोकस है। जी, मैं जो बात कर रहा था वो पेगासस रिलेटेड ही थी, और जो ये NSO ग्रुप है इज़राइल बेस्ड, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस वो लॉन्च किया हुआ है। तो बट ये जितनी आपने पॉसिबिलिटीज़ की बात की हैं, देखें ऑल दोज पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, और उनमें से इस स्टेज पे किसी को भी रूल आउट करना जो है वो मेरा ख़्याल में जो लोग नॉलेजेबल हैं इस सारे स्टेट क्राफ्ट से, वो उनके लिए मुनासिब ही नहीं है। जब तक कि एविडेंस नहीं आता, यस इट इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कोई स्टाफ का बंदा जो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है,
इट इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कोई बग उधर प्लेस किया गया है। और बग प्लेस करने का तो आजकल ये है कि जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं जो ऑपरेट हो रही हैं थ्रू इंटरनेट, वो चाहे आपकी वो इवन फ्रिज है, चाहे आपके कॉफ़ी मेकर है, चाहे यू नो वट एवर, तो आप इन चीज़ों से नहीं अपने आप को पूरी तरह से सेफ रख सकते। सो मकसद ये है कहने का कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये इंक्वायरी जैसे मुकम्मल हो जाती है तो एक तो मेरे अपनी नज़र में ये सारे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं और फाइनली प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सब को एक क्रैश कोर्स कराना पड़ेगा जब ये अपने अपने ऑफिस में आते हैं कि क्या ये इस सिलसिले में प्रिकॉशंस लेनी है इनको। माय ओन व्यू है कि सेपरेट कमेटी रूम्स होने चाहिए जो कि प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हों, जिनमें यू नो जो सिग्नल ब्लॉकर्स हैं वो इंस्टॉल्ड हों, और जो ये जो है क्या हम कहते हैं उनको कि लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल ब्लॉकर्स हैं वो उधर मौजूद हों। और दूसरा ये है कि नो यू नो ये सेट जो है हैंड सेट और वट एवर ये उस कमरे में होना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये उसकी साथ साथ वैसे तो आईबी वाले इस वक्त भी करते हैं यू नो जो स्वीपिंग है वो तो डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन वो स्वीपिंग जो है वो नॉर्मली जो एक्सटर्नल बग्स हैं उनके लिए होती है। अब वो वाला सिस्टम मेरा ख्याल में अब इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा हुआ, बट उसकी पॉसिबिलिटी अगेन आप रूल आउट नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए जब तक आप। ये सर दो तीन चीज़ें बड़ा आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली ये एक्सप्लेन की। दो तीन चीज़ें सर, अभी आपने कहा कि इसका ये सिग्नल्स वाली बात के आपको वहाँ पे पावरफुल या लो इसके इंटेंसिटी के जो उसमें आते हैं सिग्नल्स को बार करने के लिए या जैम करने के लिए। मैं भी सुन रहा था इनको राना ये सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे, तो वो बता रहे थे हालांकि SOPs के तहत तो ये सारे मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं मिनिस्टर फ़ोन लेकर जाते हैं, वज़ीर आज़म से मिलने जाएँ, वज़ीर आज़म ऑफिस में जाएँ, वो अपने फ़ोन लेकर जाते हैं और किसी पे कोई ऐसा पाबंदी। उन्होंने माना, ये राना साहब ने ग्रेस दिखाई कि हमारी गलती है कि हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए था, उन्होंने फॉलो नहीं की। तो सारे मिनिस्टर तो अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, जब अगर वहाँ पर सिग्नल को अब बार करेंगे, रोकेंगे, तो डेफिनेटली उनके अपने टेलीफोन भी जो हैं वो नहीं चलेंगे, वहाँ पे बाहर का सिग्नल भी नहीं आएगा, अंदर वाले जो हैं वो भी नहीं चल सकेंगे। एक तो उस पर, और दूसरा ये बात हो रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से, आप क्योंकि रहे हैं DG वहाँ पे, तो सारा कंट्रोल जो है सिक्योरिटी का या उसको मैं आगे इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ जैसे बता रहे हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास होता है या कोई और भी इंटेलिजेंस एजेंसी इसके साथ ये कोऑर्डिनेट करती हैं वज़ीर आज़म ऑफिस को सिक्योर करने के लिए, और इसकी कितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि IB पे आती है कि शायद वो अपनी, लोग तो तनकीद कर रहे हैं कि शायद वो अपनी जो उनकी ड्यूटी थी या उनका काम था वो शायद पूरा प्रॉपर नहीं हो सका उनसे। जी क्लासरा साहब दो बातें आपने की है ना, एक तो ये कि वो ये चाहते हैं कि जी टेलीफोन लेके अंदर जाना है। मैं जो बात कर रहा था वो तो ये है कि नॉट ओनली कि किसी मिनिस्टर को या किसी सीनियर ऑफिशियल को फ़ोन लेके कतन अंदर एंटर नहीं होना उस कमेटी रूम में, बल्कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी उधर फ़ोन लेकर नहीं जाना। यू नो दैट इज़ द फर्स्ट प्रिकॉशन जो कि करनी सब के लिए ज़रूरी है। तो ये तो अब पुरानी बातें हैं ना कि जी फ़ोन हर एक ने जेब में रखा हुआ है, और उधर भी अब देखें ना हर फ़ोन में ये अनेबलमेंट है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग ऑन करके जेब में डाल लें और हर चीज़ को रिकॉर्ड करते रहें, वो तो नॉनसेंस होगी, सिक्योरिटी तो ना रही वो। तो इसलिए आपको इन जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको रिविज़िट करना है और उन पे फिर सख्ती से अमल कराना है। अब देखें आजकल तो ये है कि आपने यू नो जेब में सामने वाली में पेन एक लटकाया हुआ है, तो वो पेन भी सारी कन्वर्सेशन जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उस पर अहम बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा
कि वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के हमने देखा है कि वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, साफ ज़ाहिर है वो कि वहाँ अफसरान ज़्यादा तो नहीं होते, जो हम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हम जाएँ भी से कभी और भी जाते हैं। अब एक बेचारा IB का ऑफिशियल जो है वो एक वो आगे उसे वज़ीर दाखिला से, किसी और पावरफुल मिनिस्टर से या किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वो कैसे फ़ोन ले सकते? हमसे तो ले लेते हैं कि जनाब इधर रख दें, हम रख भी देते हैं, तो लेकिन ये इतनी पावर उसको कौन देगा कि वो वहाँ पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को भी कह सके कि सर ये फ़ोन आप इसको अंदर लेकर ना जाएं क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मैंने सिक्योर करना है, या वो इनको मिनिस्टर्स को रोक सके। आप समझते हैं कि हमारे इस पुलिस वाले हों या इंटेलिजेंस वाले हों, उन बेचारों को इतनी पावर्स इन्होंने दी हुई हैं कि वो इनको रोक सकें और इनसे टेलीफोन लेकर रख लें साइड पर, कि उनकी ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करना? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो हमने कल्चर ओवर द इयर्स डेवलप किया है उसमें ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन अगर हम ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इस पे लीड रोल नहीं प्ले करेंगे और अपने मिनिस्टर्स को ख़ुद कंट्रोल नहीं करेंगे और उनको ये क्लियरली डायरेक्शन नहीं देंगे कि भाई आप ये नहीं कर सकते, और साथ उसके ख़ुद रोल मॉडल बनेंगे कि मैं ख़ुद भी ये नहीं करूँगा, तो उसके अलावा देखें IB वाले तो नहीं खाली इन्फोर्स करा सकते, उनके पास तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उन्होंने यूज़ करनी है। उनका तो रोज़ झगड़ा होगा उधर, और अल्टीमेटली उनकी ट्रांसफ़र्स होंगी और उससे और सिक्योरिटी का सत्यानाश होगा। तो इसलिए ये तो अब बात सबके सोचने की होगी कि अगर जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है कि कौन इस मुल्क में आएगा और आके बातचीत करना चाहेगा जब उसको पता होगा कि भाई यहाँ तो इस तरह के बगिंग डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कवर हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ह्यूज चैलेंज है, और ये चैलेंज वो है जो सारी दुनिया में है, ये स्पेसिफिक चैलेंज कोई पाकिस्तान के लिए नहीं आया। तो हमें इसको फेस करना है और इसके लिए जो इफ़ेक्टिव प्रिकॉशंस हैं उनको इंस्टॉल करना है और उन पे अमल करना है। ये सर आप जो फिर उनकी ब्रीच करेगा उसको पनिश करना है। जी सर, आप पीपल्स पार्टी दौर में DG/IB रहे हैं। उस वक्त रहमान मलिक साहब ने 2015 में जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्हीं के दौर में आप भी DG/IB थे, उन्होंने सेनेट की कमेटी को बताया था कि जनाब कि हमारे नॉलेज में आया था कि 2 फॉरेन एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे साइबर अटैक में, बग करने में, हैक करने में मुलविस थी, और एक दफ़ा तो बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग हमें कैंसिल करनी पड़ गई थी कि सिग्नल्स आ रहे थे यहाँ से एम्बेसी से, ये जो साथ हमारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। आप वहाँ पे मौजूद थे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई आपकी टेन्योर में आई कि यहाँ पे इस तरह के कोई फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं वो बगिंग, हैकिंग करने में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे साइबर अटैक में मुलविस थे? देखो, ये मेरे वक्त तो रहमान मलिक वाज नॉट देयर। मैं तो ये 2009 में जब था DG/IB, तो उस वक्त रहमान मलिक वाज नॉट इन्वॉल्व विद द अफेयर्स ऑफ द IB। अगरचे आपको याद होगा कि अटैम्प्ट इस तरह से हुई थी कि एक मौके पे नोटिफिकेशन कर दिया गया था कि जी IB इज़ प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, एंड सो वाज द केस विद ISI। लेकिन ISI का तो फिर फ़ौरन ही अंडू हो गया था, बट मैंने भी उस पर रजिस्ट किया था। मैंने कहा कि यस, आइडियली तो ऐसे होना चाहिए, बट एज़ फार एज मिस्टर रहमान मलिक इज़ कंसर्न्ड, पहले आप प्रॉपर इस पे लाल लेके आएँ IB की वर्किंग पे, और उसके बाद फिर जो मिनिस्टर है वो भी उसी तरह के लगाएं जो उस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, उसके बाद ये कर लें। फिर मैं दोबारा आगे 1-2 पॉइंट्स रेज किए थे। प्लीज कैरी ऑन, आप मुकम्मल कर लें। सॉरी, सो आपके दौर में नहीं हुआ इस तरह का वाक़या? जी सर, नहीं, लेकिन ये वाक़यात जो हैं ये कोई अनयूजुअल नहीं है क्लासरा साहब, ये हमारे नोटिस में आते थे और हम उस वक़्त इनका जो भी काउंटर मेजर्स लेने होते थे वो लेते थे। क्योंकि फॉरेन एम्बेसीज, आप कह रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज के बारे में आपके पास रिपोर्ट्स आती थी कि हैकिंग में, साइबर अटैक्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्योंकि बिल्कुल करीब है तो अटेम्प्ट्स होती थी डिप्लोमेटिक एनक्लेव से। मेरा मतलब है कि और किस लिए इधर फॉरेन एम्बेसीज हैं? अब जियो पॉलिटिक्स जिस तरह की रीजन की है और जिस तरह के वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है उसमें क्लैशिंग इंटरेस्ट होते हैं। वो आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप कोशिश करते हैं। फिर आपके रिसोर्सेज की बात होती है कि किस तरह के लोग आपके पास हैं,
कितना पैसा आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाज़ बेसिस तो मतलब उनमें नए ब्लॉक्स ऐड हुए थे सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि भाई वहाँ ये बग डिवाइसेस और बाकी चीज़ें जो है इनको वो इंस्टॉल कर रहे थे। इसकी और कोशिश की जाती है कि जहाँ तक मुमकिन बिल्कुल वो ये जब इसका इस्लामाबाद का नक्शा बनाया गया था उस वक्त किसी ने गौर नहीं किया कि तमाम स्ट्रेटिजिक इदारे जो हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बिल्कुल साथ ही उन्होंने प्लेस कर दिए। बहरहाल वो एक तो पुरानी है। मैं अभी करंट पे दोबारा आना चाह रहा हूँ कि आपकी राय चाह रहा हूँ कि ये जो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की जाती है हमारे उसमें कि बगिंग और हैकिंग में फ़र्क, तो वो क्योंकि ये कहा जाता है कि जी बगिंग के अंदर दूसरे आदमी की आवाज़ जो है ना फ़ोन की नहीं आती, तो अगर ये बग था तो फ़ोन के अंदर था। और जो शक किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जितनी रिकॉर्डिंग्स आई हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के आवाज़ कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये शक किया जा रहा है कि गालबन हैक या बग जो था वो प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन के अंदर था। और आपने आगे पेगासस की बात की, आपको याद होगा, मुझे ज़्यादा पता होगा कि जब पेगासस की लिस्ट आई थी और वहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर किया था कि अपनी अपोजिशन और अपने मुखालिफों को वो करवाने में, और उसके अंदर एक पाकिस्तानियों की भी लिस्ट आई थी जिसमें इमरान खान का एक नंबर भी था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या साबिक प्राइम मिनिस्टर उनकी लिस्ट पे रहे हुए हैं, तो कितना इम्कान है कि ये जो अभी तक मवाद आया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ़ोन जो है हैक था या बग था? देखें आमिर साहब, वो जो लिस्ट पे नंबर आए थे ना, मतलब अगर आप उनको क्यूमुलेटिवली देखें तो वो तो कोई 50,000 के करीब नंबर्स थे जो कि पाकिस्तान के थोड़े थे, कुछ एक दो दर्जन थे जी। पाकिस्तान के कम थे क्योंकि पाकिस्तान की जितनी रेलेवेंस होगी उस ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में उसके मुताबिक ही होंगे। तो जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, देखें मैं तो इसीलिए बात स्टार्ट ही यहाँ से की थी कि मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि ये जो है इसको ये पेगासस टाइप ऑपरेशन ये हुआ हो, क्योंकि ये जो डेली इनकी थी स्वीपिंग, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल बग कोई प्लेस हुआ होता तो उसको ये ज़रूर चेक करते। और वो इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, कि जो इनको वो इनका रूटीन का काम है। और अगर वो रूटीन का काम भी इन्होंने सही नहीं किया तो देन ऑब्वियसली हेड्स मस्ट रोल। मेरा लास्ट माय ओन व्यू इज कि ऐसा कितना होगा वो। कथा कलामी आपके जवाब से मेरे जहन में मजीद कंसर्न्स आते हैं। एक ये आता है कि जब पेगासस को काफ़ी अरसा हो गया ये स्टोरी आई थी, तो उसके बाद तो किसी ना किसी को काउंटर पेगासस आई एम श्योर बाकी मुल्कों में भी किया गया होगा, हमारे यहाँ भी किसी ना किसी को सोच विचार करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी ये कि पेगासस कंपनी की तरफ से ये जवाब आया था कि जनाब हम प्राइवेट लोगों को ये सहूलत मुहैया नहीं करते। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे से सहूलत ली थी, इसी तरह ही बाकी मुल्कों के जो नाम आए थे वो उन्होंने कहा जी हमें सरकारी कहीं ना कहीं से आती है, हम प्राइवेट लोगों को ये सहूलत नहीं देते हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो उनकी ऑफिशियल पोजीशन है वो बिल्कुल। तो बाय इम्प्लीकेशन क्या पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे ने किया है? एक्सपोर्ट लाइसेंस देते हैं तो उसके बाद ये होता है। अच्छा, हमारा तो डायरेक्ट ज़ाहिर है इजराइल के साथ उस तरह से ना वो हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस देंगे ना वो, तो हम जो इस तरह की टेक्नोलॉजी बाज़ का लेते हैं वो ब्लैक मार्केट से लेते हैं, या वो फिर वाया कुछ लोग रशिया वगैरह में हैं वो फिर अपनी प्राइस बीच में ऐड करके तो वो इस तरह से देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारे मुकम्मल कर रहे हैं हम बात। जी मैं ये कह रहा था कि ये टेक्नोलॉजी तो देखें 24 आवर बिजनेस है और दिस इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री। ये जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी है तो इसको ये और ग्रो करती रहेगी और ये चैलेंज हमें इसी तरह से मीट करने होंगे। ज़रूरी नहीं कि हम 100% मीट करें, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमें करने होंगे। सर अभी आपने लास्ट क्वेश्चन सर, अभी आपने बताया कि 8-10 जो हेड ऑफ द स्टेट्स के नाम भी लिए आपने उस पर कि फ़लाँ के
हैक भी हुए। तो उसके बाद ये खबरें तो पूरी दुनिया को पता थी, आपको, हमें, सबको इसको पता था। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम नहीं था कि वो जब आते थे, प्राइम मिनिस्टर आते हैं या नई हुकूमत आती है या पुराने भी, उनको अलर्ट किया जाता, जैसे आपने कहा रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते। इनका नहीं था कि ये इंश्योर करते, इनको बताया जाता कि आपने इसमें नई एज में जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों के हो सकते हैं, मतलब जर्मन का हो सकता है या उसके फ्रेंच प्रेसिडेंट की हैकिंग हो सकती है, तो आप लोग, हम तो किसी खेत की क्या कहते हैं मूली का शिकार नहीं है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया होगा इनको अलर्ट, इनको बताया होगा, या जस्ट उन्होंने कहा ठीक है जी बात तो नहीं सुननी इन्होंने तो जाने दें, फिर अपना खुद ही फेस करेंगे जो म्यूज़िक होगा। लासर साहब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो हमारा कल्चरल इशू है, और ये तो अब चैलेंज है। आई होप कि हम इस दफ़ा कोई सीरियस होके तो इसको हैंडल करने की कोशिश करें, वरना हमारा तो लैक लस्टर सा रिस्पांस होता है हर इशू पे, और हम कहते हैं चलो आज का दिन गुजर गया तो बस ठीक है। तो बट आई फील के ये वेकअप कॉल है और लोगों को इस पे रिस्पॉन्ड करना होगा, वरना क्राइसिस इससे बड़ा भी को आएगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें भी एजुकेट किया, नाजरीन को किया।